जी नमस्कार, मैं अमित झा, आप समस्त फार्मा लोग के दर्शकों का आज के इस इंटरव्यू में जो कि फार्मा दर्शन के नाम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत है। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आप सभी को सुनवाना चाहूँगा हमारे आज के अतिथि आदरणीय डॉक्टर आलोक मुखर्जी सर, जो कि प्रिंसिपल हैं यूनाइटेड इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी प्रयागराज में। सर्वप्रथम सर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन है। आप हमारे फार्मा लोग टीम के मेंटर भी हैं सर, तो इस परिप्रेक्ष्य में भी आपका बहुत बहुत अभिवादन और बहुत बहुत सर स्वागत है इस कार्यक्रम में। सर आज कार्यक्रम की शुरुआत से पूर्व मैं सर्वप्रथम आपके आशीर्वाद स्वरूप कुछ शब्द फार्मा लोग के हेतु चाहूँगा सर। नमस्कार। बहुत अच्छा लग रहा है आज फार्मा लोग के सामने अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि हमारे साथ अमित झा जी बैठे हुए हैं और ये फार्मा लोग के एक बहुत छोटे से और बहुत बड़े बिंदु हैं, जिनके कारण से ही आज हम इतने बड़े मंच पर हम सब आप लोगों के साथ मिल पा रहे हैं। और मैं धन्यवाद दूंगा फार्मा लोग के जितने भी टीम मेंबर्स हैं और जितने भी फार्मासिस्ट हैं जिन्होंने ये एक मंच चुना, और इसके लिए सबसे बड़ा जो गोल तय करने वाले हैं, जो बहुत सारे हमारे एसोसिएट प्रोफेसर्स और प्रोफेसर्स हैं डिफरेंट कॉलेजेस में, उन लोगों ने मिलकर एक फार्मा लोग मंच बनाया। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल अमित झा जी का है, जो हम लोगों को एक साथ जोड़कर एक माला स्वरूप फार्मा का बना रहे हैं। और मैं हमेशा इनको श्रेय देता हूं कि इन्होंने ही हमको जोड़ा, जो हम लोग कभी शायद इस फ्यूचर में ना जुड़ पाते। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और बहुत बार सभी लोगों का स्वागत करता हूं इस फार्मा मंच से जुड़ने के लिए। धन्यवाद सर, ये आपका एक असीम स्नेह और आशीर्वाद सदैव हमारे प्रति रहा है, इसके लिए हम हृदय से कृतज्ञ हैं। और आपके भविष्य में भी निरंतर आपका ऐसे ही स्नेह और आशीर्वाद हमें मिले, इसके लिए हम आपसे आग्रह करते हैं। सर आज्ञा चाहूँगा कि जो आज कुछ प्रश्न हमारे दर्शकों के माध्यम से हम तक पहुँचा है, जो हम आपसे पूछना चाहते हैं, उसका प्रारंभ किया जा सके, तो सर आप आज्ञा दें। बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद सर। सर सर्वप्रथम मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारे दर्शकों को आपसे जुड़ी हुई जो आपका प्रारंभिक जीवन काल है, शिक्षा दीक्षा है, आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि है, उसके विषय में हमें थोड़ा सा बताएं आप। देखिए, मेरी जो पृष्ठभूमि है, बेसिकली कहने को तो मैं बंगाली हूँ, बट मैं बुंदेलखंड से शुरुआत अपने जीवन की करता हूँ। मेरी मदर गवर्नमेंट टीचर रही हैं और वो हरपालपुर करके एक जगह है एमपी में, वहाँ से टीचिंग करती थी और उन्होंने करीब 20-22 साल टीचिंग की। तो मैं उनके साथ ही रहकर पढ़ा हूँ। तो मैंने शुरुआत अपनी हरपालपुर एमपी से शुरू की और उसके बाद मैं जिसको 10th कहते हैं, 10th तक मैंने महोबा से किया, जो एक अब डिस्ट्रिक्ट एरिया हो गया है, वो भी बुंदेलखंड का ही पार्ट है। डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर कहलाया करता था, अब वो डिस्ट्रिक्ट हो गया है। महोबा से मैंने 10th पास किया और उसके बाद 12th करने के लिए मैं इलाहाबाद आ गया, क्योंकि मेरे फादर इलाहाबाद के निवासी थे और मेरे फादर रेलवे में रहे हैं। और अब तो मेरी मदर और मेरे फादर दोनों ही स्वर्ग सिधार रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही अच्छी भूमिका रही उनकी हमारे जीवन में, जिन्होंने हमको हमेशा पढ़ने के लिए, हमारे पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। और यही कारण है कि आज हम और हमारे जो बाकी ऑफस्प्रिंग हैं, बाकी लोग हैं, सभी पढ़ने के लिए हम लोग आगे रहे। हमारी एक बड़ी बहन है और बड़ी बहनों ने हमको हमेशा इसीलिए अग्रसर किया। वो भी झांसी में रहकर ही अभी एक कॉन्वेंट इंटरमीडिएट कॉलेज में एमए बीएड इंग्लिश से करने के बाद पढ़ा रही हैं। और मेरे परिवार में मेरी वाइफ हैं, जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर हैं और मोस्ट प्रॉब्ली वो कॉमर्स की टीचर रहे हैं, वो बीएचयू से पीएचडी हैं। मैंने इसके बाद अपने जीवन में आगे की जो पढ़ाई की वो फार्मेसी की है। और हाँ, फैमिली बैकग्राउंड में अब बता दूं कि मेरा एक बेटा है और वो अभी लास्ट ईयर इंटरमीडिएट करके एमबीबीएस ज्वाइन किया है और वो अभी एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहा है प्राइवेट कॉलेजेस में। मैंने अपनी पढ़ाई इंटरमीडिएट से करने के बाद इलाहाबाद से ही कंपटीशन की तैयारी की और उस कंपटीशन के दौरान जो हम लोगों के समय पे सीपीएमटी हुआ करता था, सीपीएमटी देते देते मुझे किसी ने बताया कि फार्मेसी भी एक कोर्स होता है। और उस ज़माने में फार्मेसी को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। लोग बी फार्मा को FARM के समझते थे और उसको फार्मेसी का कोर्स माने फार्मर कोर्स समझते थे।
मैं ये बता रहा हूँ 88-89 की बात। तो बी फार्म की तैयारी मैं नहीं जानता था, मुझे किसी ने बताया कि सागर में एक कॉलेज यूनिवर्सिटी है, वहाँ जाके आप री फार्मेसी का एग्ज़ाम देंगे तो ऑल इंडिया बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो मैं वहाँ पर CPMT MP PMT देने गया, क्योंकि मेरी मदर का डोमिसाइल था MP का। तो मैं यहाँ के CPMT का एग्ज़ाम देने के बाद वहाँ PMT का एग्ज़ाम देने गया, और उसी के अगले दिन वहाँ पर सागर में फार्मेसी का टेस्ट था, और मैंने उसको भी अटेम्प्ट करके दे के चला आया। तो मुझे मालूम नहीं था, लोग ने बोला कि वो भैंसे की डिपार्टमेंट में टेस्ट होता है, मैं घूमता रहा और मुझे मालूम नहीं चल पाया, लेकिन मैंने किसी तरह एग्ज़ाम दिया, मैं चला आया। और उस ज़माने में वहाँ पर ऑल इंडिया बेस पे एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ करता था, और मैंने उसमें 5th रैंक आया मेरा। और मेरे साथ मेरे और भी स्टूडेंट थे जिन्होंने अब अच्छी अच्छी पोजीशन ले ली है। उनमें से आप जानते होंगे डॉक्टर प्रीति वेणुगोपालन, जो इस समय रायपुर में प्रोफेसर हेड हैं, और NP यादव सर, जो CMAP में इस समय साइंटिस्ट हैं। हम लोग थे और साथ में हम लोग पढ़े। और उसके बाद डॉक्टर बिमल को आप जानते हो, डॉक्टर बिमल हमारे क्लासमेट रहे हैं। तो ये सारे लोग थे। मैंने उस वहाँ पे रैंक किया, और उसके बाद हम लोगों ने वहाँ से B फार्म और मैंने M फार्म किया। मेरे M फार्म के दौरान मेरे जो गाइड थे प्रोफेसर डॉक्टर VK दीक्षित सर, उन्होंने कई बार मुझे प्रोत्साहित किया कि आप टीचिंग में आइए। लेकिन जब वो टीचिंग में नहीं आए, मैं नहीं आने की सोच रहा था, तो उन्होंने बहुत पूछा किया, लेकिन मैं इंडस्ट्री में चला गया। तो M फार्म करने के बाद मैंने गुजरात को अपना प्रोफेशनल करियर के लिए चुना, और मैं इंडस्ट्री में जॉब किया, और मैं F&D डिपार्टमेंट में था, जिसको आप फॉर्मुलेशन एंड डेवलपमेंट कहते हैं। और मैंने वहाँ पर F&D में जॉब करते हुए स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स, जिसको इंजेक्टेबल कहते हैं, उसमें अपना जिसको FDP से अप्रूवल कराया। तो आई एम द अप्रूव्ड साइंटिस्ट और अप्रूव्ड फार्मासिस्ट इन स्मॉल वॉल्यूम पेरेंटल्स। और उसके बाद फिर मुझे, जिसको कहते हैं ना, डेस्टिनी चेंज हो जाती है, और मेरी डेस्टिनी चेंज हुई। मैं फिर से टीचर के रूप में आया, और मैंने पहला कॉलेज ज्वाइन किया अंडर गाइडेंस ऑफ डॉक्टर NS परमार, गुजरात में अहमदाबाद में कॉलेज है, गांधीनगर में, KBIPER, KB इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जहाँ से मैंने पहले लेक्चरशिप चालू की। मैं और डॉक्टर बिमल वहीं पर साथ में रहे, क्योंकि हम लोग हॉस्टल में भी साथ रहते थे। तो करीब 6 साल हम लोग हॉस्टल में रहे, और फिर उसके बाद 2 या 3 साल हम लोग साथ में वहीं पढ़े, और एक ही कमरे में रहते थे, शेयर करते थे रूम, बिफोर मैरिज। और हम लोगों ने वहाँ से अपनी यात्रा प्रोफेशन की शुरू की। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने इस मंच से VK दीक्षित सर का नाम लिया। आदरणीय दीक्षित सर सच में आपके एक गुरु थे, तो आपने तो उनके मार्गदर्शन सानिध्य में जो शिक्षा ली है वो निश्चित ही ली है। और हम यहाँ से इस मंच, फार्मालोक के मंच से भी उनको सादर अभिवादन करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं सर। साथ में विमल सर और परमार सर और ऐसे जो नाम आपने लिए, उन सभी को हम यहाँ से सभी लोगों का अभिवादन करते हैं सर। बहुत अच्छा एक आपका फैमिली सपोर्ट रहा है सर, की टीचिंग से सभी लोग जुड़े थे, मदर जुड़ी थी, और फादर भी आपके रेलवे में थे। तो एक जो बैकग्राउंड, एक सपोर्ट मिला, उसके कारण निश्चित ही सर आज आपका जो योगदान है आज फार्मेसी प्रोफेशन में, वो हम सभी लोग उसको फॉलो करते हैं, और कहीं ना कहीं आपके सानिध्य को प्राप्त करने की सदैव कोशिश करते हैं। और आज सर अगर मैं इस बात को आपसे पूछूं सर, कि जब आपने फार्मेसी प्रोफेशन को ज्वाइन किया था, उस समय का फार्मेसी और आज की फार्मेसी में आप क्या अंतर देखते हैं, तो सर इसके विषय में थोड़ा सा बताएं। देखिए, हम लोग जब फार्मेसी करते थे, मैं 90-94 की बात करूं, हम लोगों ने जब फार्मेसी करियर शुरू किया तो एक फार्मेसी वेल नोन तो था, लेकिन हाईलाइटेड नहीं था। तो लोग प्रोफेशनली जुड़ते तो थे, लेकिन वो जहाँ पर था वहाँ के लोग ज़्यादा जुड़ते थे। और यूपी में फार्मेसी का बहुत कम नॉलेज था उस समय पे, क्योंकि यूपी में केवल BHU था, और BHU में एडमिशन के लिए लोग बाहर से आते थे, लेकिन लोकल लोगों का बहुत कम एंट्रेंस होता था। तो जब मैं सागर गया, तो सागर में जब मुझे मालूम चला कि फार्मेसी कोर्स करना है, और इस तरह से मैंने जब ज्वाइन किया, तो हमारे समय पे जो प्रोफेसर्स पढ़ाते थे, और उनका जो ज्ञान था, और उनका जो एस्पेक्ट था पढ़ाने का, वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड था। वो प्रैक्टिकल को हाईलाइट करते थे, और जो किताबों से पढ़ाते थे उनकी स्टैंडर्ड बहुत अच्छी होती थी। और आज के ज़माने में लोगों का पढ़ने का जो तरीका है, लाइब्रेरी में किताबों का ना पढ़ना और लाइब्रेरी में बैठ के ना पढ़ना, तो वो बहुत डिफरेंस हो गया। और इसके कारण से जो बच्चों के अंदर नॉलेज कम होने के बाद
नॉलेज ना होने के अलावा वो जो पढ़ने का जो लगन है वो ख़त्म हो गया। और इस कारण से जो अब जो बच्चे आ रहे हैं, जो बच्चे फार्मेसी करके अब बाहर आ रहे हैं, उनकी सोच केवल पैसा कमाना और किसी भी हुक एंड ट्रुक से डिग्री लेना, ये हो गया है। हमारे ज़माने में जो नंबर जो पढ़ के जो जाते थे, जो पढ़ाते थे जो टीचर, उसके अलग से नोट्स बनाया जाता था और फिर हम अपने सीनियर से पढ़ते थे। मैं आपको बता दूं, हम लोग जब हॉस्टल में जाते थे तो हमको पढ़ाने के लिए डॉक्टर रंजीत सिंह और डॉक्टर खरिया, डॉक्टर आपके कई और हमारे जो रिसर्च स्कॉलर थे, डॉक्टर पवन दुबे, और ये सब लोग पढ़ाते थे। तो बताते थे कि कैसे पढ़ना है, कैसे कहाँ से पढ़ना है, क्या चीज़ पढ़ना है और क्या किताबों को उपयोग में लाना है। आजकल के ना सीनियर जूनियर का रिलेशन रहा है, ना सीनियर के साथ ऐसा इंटरेक्शन रहा है, तो जो पढ़ने का तरीका है वो बच्चों को नहीं मालूम है। वो केवल किताबों को पढ़ते हैं और उड़ेल देते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा जो फ़र्क आया है वो कॉलेज का इफेक्ट भी है, प्लस बच्चों के पढ़ने का तरीका भी फ़र्क है, और उसके कारण से जो टोटल एवोल्यूशन हुआ है वो बहुत ही गलत हो गया। जी, उसको सुधारना हमारा ही काम है। निश्चित रूप से सर, कहीं ना कहीं अधिकतम जो कॉलेजेस की संख्या है वो भी थोड़ा मायने रख रही है, आपने सही कहा सर। लेकिन अभी जहाँ तक देखा जा रहा है कि डिप्लोमा का एक नया सिलेबस भी इंट्रोड्यूस हुआ है पीसीआई के द्वारा, जो प्रपोज्ड है, तो सर आप ऐसा मानते हैं क्या कि नया सिलेबस आने से जो नॉन अटेंडिंग या इस तरह की जो चीज़ें हो रही हैं, या डिप्लोमा को और बेहतर डायरेक्शंस में हम ले जा सकते हैं, सोसाइटी को ज़्यादा सर्व कर सकते हैं? तो सर, नया जो सिलेबस आया है डिप्लोमा इन फार्मेसी के का, उसके बारे में भी थोड़ा बताएं हमें। देखिए, ये रेगुलेशन जो आया है ये काफ़ी दिनों के और काफ़ी मंथन के बाद आया है। हमें याद है कि जब 2010 में काफ़ी बातें चल रही थी कि डिप्लोमा ख़त्म हो जाएगा, डिप्लोमा कोर्स कब ख़त्म होने लगा है, क्योंकि थ्रू आउट द वर्ल्ड में डिप्लोमा पार्ट का, डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स बहुत कम जगह पे है। इनफैक्ट अब देखें तो पाकिस्तान में भी डिप्लोमा फार्मेसी को ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन हमारे यहाँ पे चल रहा है, कुछ चीज़ें रेगुलेशंस में हैं। तो जब हम इसको कंटिन्यू करने लगने सोच रहे हैं या करने की बात कर रहे हैं, डॉक्टर कोकाटे से हमारी 1-2 बार मुलाकात बात हुई जब वो प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोग डिप्लोमा को एबॉलिश कर देंगे। लेकिन कुछ लीगल इश्यूज़ रहे और कुछ और भी प्रॉब्लम्स रहीं, जिसके कारण से हम लोगों ने डिप्लोमा फार्मेसी कंटिन्यू किया। लेकिन जब हमने इसको कंटिन्यू किया तो हमारी ये सोच थी कि हम इसको थोड़ा अपडेट करें और थोड़ा ऐसा करें कि बच्चा जो बाहर जाए डिप्लोमा फार्मेसी करके तो एक बेहतर फॉर्म में जाए और उसका एक रोल ह्यूमन लाइफ में हो और हेल्थ प्रोफेशन में आए। तो उसको लेके काफ़ी मंथन हुआ, काफ़ी चीज़ें हुई। तो जो पुराने सिलेबस को हम लोगों को मॉडिफाई करना था वो हम लोगों ने सोचा, किया, और जो पीसीआई रेगुलेशन से जुड़े हैं एग्जीक्यूटिव कमेटी में काफ़ी बार इसकी मीटिंग हुई, और अब जो आया उसमें ऐसे कुछ सिलेबस डाले गए हैं, कुछ ऐसे कोर्सेज डाले गए हैं जिससे ये बहुत क्लियर विज़न हो गया है कि आप अब नॉन अटेंडिंग फार्मेसी या डिप्लोमा करना संभव नहीं है। हाँ, ज़रूर है कि इसमें भी कुछ लूप होल्स हैं और लोग करते हैं, निकालेंगे, लेकिन जैसे क्लिनिकल पार्ट को डालना या जो सब्जेक्ट ओरिएंटेड फार्माकोविजिलेंस को इंक्लूड करना है, ये चीज़ें ऐसी हैं जिससे कि बच्चा प्रैक्टिकली सीख कर आएगा। और इसमें हॉस्पिटल रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसको आपको हॉस्पिटल से जोड़ के ही आना होगा, और ये चीज़ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अब रिक्वायरमेंट है और इट इज़ अ पार्ट ऑफ दिस एरा कि हमको अब फार्मेसी को, चाहे वो डिप्लोमा हो या बी फार्म को, सब्जेक्ट ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल ओरिएंटेड करना है। और जब तक ये प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नहीं होगा तो हम समाज में ना सम्मान पा पाएंगे, ना ही हमको सम्मान की तरह से जीना आएगा। तो फार्मेसी का जो करियर है, जो कोर्स है, उसको हम यदि बेहतर बनाएंगे और बेहतर प्रैक्टिकली ओरिएंटेड करेंगे तो हमारा भी एक बीइंग ऑनरेबल जॉब होगा और हमारा भी एक समाज में एक अच्छी पोजीशन होगी, जिससे लोग हमको एक सम्मान देंगे कि फार्मासिस्ट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी। जो हमारी सोच है। निश्चित रूप से सर, अभी सर आपने भी तकरीबन 3 दशक इस प्रोफेशन को ऑलमोस्ट दे दिया है। तो सर, 3 दशक का जो आपका अनुभव है, आप विभिन्न प्रकार के जो यहाँ पर एजुकेशनल बॉडीज़ हैं या जो और भी संगठन हैं, आप उनसे जुड़े हुए हैं और रेगुलर प्रोफेशन के लिए काम कर रहे हैं। सर, आपको वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप 2030 का अपना विज़न अगर आप रखें तो प्रोफेशन की बेहतरी के लिए आप किस नज़रिए से काम करना चाहेंगे? देखिए, जितने भी बॉडीज़ हैं जहाँ पर जो कि फार्मेसी के लिए काम कर रहे हैं, चाहे वो लोकल स्टेट बॉडी हो, चाहे वो
सेंट्रल बॉडी हो जो कि काम कर रही हैं, चाहे वो एपीजीआई हो या एपीटीआई हो या फिर आईपीए हो, ये सारी बॉडीज़ अपना अपना काम कर रही हैं, लेकिन इनमें एक संगठित रूप नहीं आ पा रहा है। मैं भी कुछ बॉडी से जुड़ा हुआ हूँ, जैसे इंडियन सोसाइटी ऑफ फार्माकोग्नोसी में मैं यूपी का चैप्टर देखता हूँ, लेकिन इसको संगठित करने में जो एक सोच आनी चाहिए या जो एक रिक्वायरमेंट होती है वो नहीं आ पा रही है। तो जो हमारा विज़न है या जो हमको करना है वो बेसिकली हमको अपने बच्चों को एक बेहतर एजुकेशन देना है, और इस एजुकेशन को देते समय हमको ये ध्यान रखना है कि हम उनको क्या दे रहे हैं। केवल हम डिग्री यदि नंबर के दे रहे हैं तो उसका कोई मकसद नहीं है देना। मेरी ये सोच है कि यदि बच्चे को हम परफॉर्मेंस बेस्ड या नॉलेज बेस्ड डिग्री देते हैं तो उसको डिग्री लेने की ज़रूरत नहीं है। नॉलेज के लिए यदि वो रन करता है, दौड़ता है, तो उसको डिग्री अपने आप मिलेगी, लेकिन वो डिग्री के लिए दौड़ता है तो नॉलेज कभी नहीं मिलेगी। तो मैं ये कहता हूँ कि उसको ये सोचना है, जानना है कि आपको क्या चाहिए। यदि आप नॉलेज के लिए दौड़ते हैं तो डिग्री अपने आप आएगी, यदि डिग्री के लिए दौड़ते हैं तो नॉलेज कभी नहीं आएगी। तो जब तक ये हमारा सोच और हमारे टीचर की और हमारे जो प्रोफेशनल्स लोग हैं उनकी जो सोच में ये नहीं आएगा, तब तक ये बदलाव बहुत मुश्किल है। डे बाय डे आप देखिए, इस पैंडेमिक सीजन में आपने देखा होगा कि जितनी भी जॉब्स थी, चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड में हो, चाहे कंप्यूटर की फील्ड में हो, चाहे और भी किसी फील्ड में हो, जो कि धीरे धीरे या तो ख़त्म हो गई या वर्क फ्रॉम होम हो गई या उनका एक तरह से मॉडिफिकेशन हो गया, लेकिन फार्मेसी की जॉब कभी ख़त्म नहीं हुई। आप फार्मेसी प्रोफेशन में देख लीजिए, इंडस्ट्री कभी बंद नहीं हुई या मार्केटिंग कभी बंद नहीं हुई, या क्योंकि ये हम तो इसको सभ्यता है कि सोचते हैं कि सभ्यता के साथ चल रही है। जितना हम ग्रो कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारे साथ बाकी बैक्टीरिया वायरस ग्रो कर रहा है, और यदि बैक्टीरिया वायरस ग्रो कर रहा है तो हमारे लिए हमारे रोग और हमारे रोग कर रोकने की क्षमता भी हमारी ग्रो करनी है। तो हमें फार्मेसी से हमेशा अच्छा ही अच्छा मिलेगा। तो मेरी जो सोच है 2030 में हम यदि प्रैक्टिकली ओरिएंटेड सब्जेक्ट या जो जिसको आप कह सकते हैं कि रियलिटी बेस्ड सब्जेक्ट जो होते हैं, जिससे हम सोसाइटी में जा सकें, सोसाइटी में हमारा नॉलेज लोग समझें, और ऐसे टॉपिक को लेके हम डिस्कस करें और ऐसे विज़न को लेके हम जाएं जिसमें कि हम सोसाइटी से जुड़ सकें, टू द पर्सन, टू द पेशेंट, टू द फिजिशियन, तो हम एक फार्मासिस्ट को एक अच्छी पोजीशन पर ला पाएंगे, जो कि वेस्टर्न कल्चर में इस समय फार्मेसी का जो रोल है वो हम ला पाएंगे। और हमारी और जितने भी प्रोफेशनल बॉडी की है यही सोच है कि 2030 तक हम इस पोजीशन पहुंचेंगे कि फार्मासिस्ट विल बिकम अ गुड हेल्थ प्रोफेशनल्स। एग्जैक्टली सर, निश्चित रूप से सर आपने बहुत अच्छे से सब अपना व्यूज़ एक्सप्लेन किया। और एक जैसा कि आपने अभी कहा भी सर कि आप एसोसिएशन ऑफ फार्माकोग्नोसी के यूपी चैप्टर को देखते हैं, तो सर मैं एक प्रश्न यहाँ पर कई लोगों के द्वारा हमारे तक आया था कि लगातार सर सिलेबस में फार्माकोग्नोसी को लेकर के सिलेबस को कंटिन्यू शॉर्ट किया गया। अब तो बहुत थोड़ा, यानी नाम मात्र का ही एक सिलेबस रह गया है कोग्नोसी में। तो क्या सर ये इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं और कितना ये न्याय और अन्याय है फार्माकोग्नोसी के साथ? और ख़ासतौर से एम.फार्म के स्टूडेंट्स भी सर काफ़ी कम हो गए हैं। एम.फार्म पास्ट जो बच्चे हैं फार्माकोग्नोसी के, वो भी ज़्यादा नहीं मिल पा रहे। तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे सर, किस नज़रिए से देखते हैं इसको आप? देखिए, मैं क्यों ऐसा हुआ और कैसे इसको करना है ये बात तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं सबसे पहले बता दूं कि फार्माकोग्नोसी बेसिकली देखा जाए तो फार्मेसी कोर्स की मदर है। क्योंकि जब भी आप किसी भी ड्रग को देखने जाते हैं तो सबसे पहले उस ड्रग का सोर्स देखते हैं, और सोर्स होता है नेचुरल सोर्स। और जब तक नेचुरल सोर्स नहीं है तो ड्रग नहीं कर सकती है। कहीं हवा में ऐसे हाथ उठाया तो आपके हाथ में ड्रग नहीं आएगी। तो यू नीड टू सर्च सर्टेन नेचुरल सोर्स, और नेचुरल सोर्स जो आपके सराउंडिंग में है, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो आपको एनिमल्स हों, चाहे वो आपके मैराइन हो, चाहे मिनरल्स हों। तो फार्माकोग्नोसी इज़ अ मदर ऑफ दिस ऑल फार्मेसी। हाँ, फार्मास्यूटिक्स इज़ अ फादर ऑफ ऑल्सोटिक्स, क्योंकि वो आपको बाहर भेजना जाता है, बेचना जानता है, आपको बनाना जानता है। टैबलेट कैप्सूल जब बनाता है तो फार्मास्यूटिक्स बनाता है। लेकिन बीच के जो और सब्जेक्ट्स हैं, चाहे वो फार्माकोलॉजी हो, चाहे फार्माकोविजिलेंस हो, चाहे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री हो, ये इसके अंकल आंटीज़ के रूप में मैं फॉलो करता हूँ। मैं बहुत नॉर्मल बात बता रहा हूँ। तो जननी को कभी ख़त्म नहीं कर सकते हैं, कितना भी लोग उसको दबा लें, वो हमेशा नेचुरली रहेगी। तो फार्माकोग्नोसी को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हाँ, ये बीइंग अ कोर्स ऑफ द ऑल पीसीआई ड्रेन सिलेबस, ये थोड़ा सा डाउन जरूर हुआ है। इसमें से कुछ ड्रग्स जो निकाल दी गई हैं, कुछ कम कर दिया गया सिलेबस, बट डे बाय डे इसका टोटल जो फॉर्म है वो बन के आएगा। सिलेबस फिर से रिवाइज हो रहे हैं, जो कुछ सिलेबस अभी पीसीआई के आ गए हैं उसमें कुछ चीज़ें चेंज हुई हैं।
तो फार्माकोलॉजी का सिलेबस बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, लेकिन उसको थोड़ा सा ओरिएंटेड किया गया टुवर्ड्स द नेचुरल रिसोर्सेज और टुवर्ड्स द न्यू ओरिएंटेशन के हिसाब से। तो आज लोग जरूर हैं कि एम.फॉर्म फार्माकोग्नोसी से नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक दिन जरूर आएगा कि केवल फार्माकोग्नोसी की ब्रांच ही बढ़ेगी, मैं दावे से कह सकता हूँ। तो ये जरूर है कि कुछ देरों में, कुछ देर आए दुरुस्त आए, जरूर आएंगे लोग, क्योंकि जननी को आप कभी नहीं ख़त्म कर सकते हैं, वो हमेशा रहेगी। तो ये मैं जरूर चाहूँगा कि लोग सोचें इसके बारे में कि फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी से ही जॉब नहीं मिलती है, जॉब फार्माकोग्नोसी से भी मिलती है, बट आपकी सोच में फ़र्क आता है। मैं एफएनडी में था तो भी मैं फार्माकोग्नोसी एम.फॉर्म में गया था, आज मैं जहाँ बैठा हूँ वो भी फार्माकोग्नोसी। आप देख लीजिए कि जितने भी बड़े बड़े कॉलेजों में जो भी टीचर्स हैं और अच्छे प्रोफेसर्स हैं, दे आर बिलोंगिंग फ्रॉम नेचुरल साइंसेज ऑल्सो, मे बी दे आर फ्रॉम फार्माकोलॉजी और मे बी फार्माकोग्नोसी। तो फार्माकोग्नोसी में भी डेवलपमेंट है, और उसके लिए कहीं ऐसा नहीं है कि आप केवल प्लांट्स के ऊपर काम करते हो, यू कैन वर्क ऑन अ डिफरेंट फील्ड ऑफ द फार्माकोग्नोसी विद द फार्मेसी ऑल्सो। तो आप देखिएगा विद इन 4-5 ईयर्स इस फार्माकोग्नोसी सिलेबस का मॉडिफिकेशन भी होगा, और इसके लिए लोगों को बहुत अच्छा जॉब प्रोफेशनल भी मिलेगा। वो दिन आए, दूर नहीं है। जो फार्माकोग्नोसी से जुड़े हुए हैं, जो फार्माकोग्नोसी के फील्ड को मदर ऑफ फार्मेसी समझते हैं, वो निश्चित ही यही अपेक्षा रखते हैं सर कि सिलेबस को भी अपडेट किया जाए, हाँ, और इसका जो भविष्य है वो उसी प्रकार रहे। और आप देख लीजिए कि चाहे वो बच्चा एम.फॉर्म फार्माकोलॉजी से कर रहा हो, या स्टैटिस्टिक्स से कर रहा हो, या केमिस्ट्री से कर रहा हो, वो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज से ही काम कर रहा है। वो प्लांट ओरिएंटेड ड्रग ले रहा है, प्लांट मॉडिफिकेशन करा रहा है, डेरिवेटिव से काम कर रहा है, लेकिन वो कोग्नोसी से ही प्लांट लेकर और उसकी एक्सट्रैक्ट लेकर उसकी मॉडिफिकेशन कर रहा है। केमिकल वाले भी, केमिस्ट्री वाले भी और फार्माकोलॉजी वाले भी सारे यही काम कर रहे हैं, लेकिन उसको फार्माकोग्नोसिस थोड़ा सा हिंड्रेंस रखते हैं, लेकिन अल्टीमेटली वो जिसको कहते हैं नेचुरल ऑलवेज विंस, तो नेचर हमेशा अपने आगे आएगा। इसको कितना दिन आप छुपा सकते हैं। जी निश्चित रूप से सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस दौर में बहुत सारे नए कॉलेजेस खुले, और नए कॉलेजेस में जो पढ़ाने के लिए जो टीचर्स लाए जा रहे हैं वो भी काफ़ी यंग एज के हैं, और जो आज का जो परिवेश बना है कि कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्वतः होती चली जा रही हैं, तो इस सारे माहौल को देखते हुए आने वाले जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके करियर को ध्यान में रख के, उनके भविष्य को ध्यान में रख करके आप किस प्रकार से ये जोड़ देंगे कि जो प्रोफेशनल एथिक्स है, जो प्रोफेशनल वैल्यूज़ है, वो मेंटेन रहे? तो इसके बारे में आप कॉलेजेस, नए रिसर्चर्स और टीचर्स और स्टूडेंट्स को अपनी तरफ से सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पिछले 25 साल से इस फार्मेसी प्रोफेशन में जुड़ा हुआ हूँ। आई हैव स्टार्टेड माय जर्नी इन 1996, और तब से मैं मॉडिफिकेशन देखते आ रहा हूँ कॉलेजों का, और मॉडिफिकेशन देखता आ रहा हूँ कॉलेजों के सिलेबस का और कॉलेजों के मैनेजमेंट का, और बच्चों की सोच भी देखता आ रहा हूँ। और आई स्टार्टेड माय करियर इन यूपी स्पेशली इन 2001, जब आपका ये AKTU शुरू हुआ था पहला बैच से। उस बैच के बच्चे और उस बैच के बच्चे जब आप प्रिंसिपल बन गए, डायरेक्टर बन गए, वो उस बैच को पढ़ाने के बाद और अब जिन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ उनमें बहुत चेंजेस आ गए, उनकी सोच में चेंजेस आ गए। तो ये जरूरी नहीं केवल बच्चों के में चेंज आए, बच्चों के जो पढ़ाने वाले टीचर थे उनमें भी चेंज आया। और ये क्यों आया है? क्योंकि फार्मेसी प्रोफेशन एक वो प्रोफेशन है जिसमें कभी भी बच्चा जॉबलेस नहीं रहता है। तो लोगों को ये लगा कि इसमें तो बस इससे आप केवल वो ले लीजिए, डिग्री ले लीजिए और ग्रीन कार्ड बन जाएगा और आपकी दुकान खुल जाएगी, लेकिन ये कहीं ना कहीं इलीगल है, अनएथिकल है, और इसको समझना है बीइंग अ फार्मासिस्ट सबसे पहले हमको। जरूर है कि पेरेंट्स और रिलेटिव्स आपके और आपके सराउंडिंग लोग चाहते हैं कि आपकी शॉप खुल जाए और आपका ग्रीन कार्ड बन जाए, बट बीइंग अ फार्मासिस्ट वी शुड बी एथिकल। आप कभी भी नहीं चाहोगे कि आपकी अपनी घर की जो बनी हुई टैबलेट है और आपके मोहल्ले की बनी हुई टैबलेट है अपने पेरेंट्स को और अपने रिलेटिव को देने का, क्योंकि दे आर नॉट 100% प्योर, क्वालिटी कंट्रोल नहीं है। तो हम जब अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को, और हम खुद खाने के लिए जब अच्छी ब्रांडेड कंपनी की दवा लेने जाते हैं तो हम अपने लाइसेंस को किसी और को कैसे सौंप सकते हैं? ये सोच जब तक हम फार्मासिस्ट में, हम पेरेंट्स में या हम टीचर्स में नहीं आएगी तब तक हम अच्छा जॉब नहीं कर पाएंगे। एथिक्स की बात। दूसरी बात, जो हमारे आज टीचर्स हैं उनको ये समझना है कि ये एक स्लो विन रेस वाला काम है। वन डे में ही आप एम.फार्म करके टीचर नहीं बन सकते। टीचिंग इज अ आर्ट। A day you complete your master, a day you complete your PhD, you are not a teacher. You are just a graduate or master. But you need to learn how to become a teacher. और ये आर्ट सीखना होगा।
कोई भी माँ के पेट से नहीं सीख के आता है, क्योंकि कंपटीशन बहुत तेज है। मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा महाभारत की, कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह में धकेल तो जरूर दिया गया, लेकिन उसकी नॉलेज केवल उतनी ही थी कि वो जा सकता था, वहां लड़ नहीं सकता था, और उसको लड़ने के लिए उसको पूरा सीखना जरूरी था, जो उसने नहीं सीखा था प्रैक्टिकली नॉलेज। उसकी विद्या जरूर थी उसके पास, और उसको मारने वाले उसके चाचा मामा ताऊ ही थे, उसके गुरु ही थे। क्यों? इस कंपटीशन में आपके बगल में खड़ा हुआ व्यक्ति ही आपका कंपटीटर है, तो आपको उससे लड़ना है, तो ये सीखना है तो पहले आपको अभिमन्यु नहीं अर्जुन बनना होगा। और इसके लिए सबसे पहले अपने आप को एथिकली और ऑनेस्टली काम करना होगा, प्रैक्टिकली लड़ना होगा। और ये बहुत जरूरी है आज के टीचर्स को और आज के स्टूडेंट को समझना कि फार्मेसी इज अ करियर विच गिव्स यू अ लॉन्ग लाइफ, बट इफ यू आर एथिकल एंड ऑनेस्ट देन ओनली कैन बी गेट इट, अनलेस इट इज नॉट पॉसिबल टू कंटिन्यू इन अ फार्मेसी। जो लोग बहुत शॉर्ट लाइन में सोचते हैं कि हम एकदम से प्रोफेशन में आगे बढ़ जाएंगे, हम बहुत कमा लेंगे, तो डेफिनेट 1 or 2% कैन डू इट, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर द ऑल द पीपल। इट इज द सर्विस फॉर द नेशन, फॉर द सर्विस फॉर द इल पीपल, सर्विस फॉर द मैनकाइंड। इसलिए इसको इथिकली और ऑनेस्टली सीखना है, करना है, और इसको यदि दिल से आप करते हैं तो स्लो विन द रेस, आप अच्छे से अच्छे सीट पे पहुंच सकते हैं। मेरे कई फ्रेंड हैं जो अच्छी से अच्छी पहुंच के केवल बी.फॉर्म करके आज जनरल मैनेजर हैं अच्छी अच्छी कंपनियों में। मेरा खुद का फ्रेंड जो मेरे साथ बी.फॉर्म पढ़ा, एक रूम में हम लोग 4 साल रहे, मैं आज एम.फॉर्म पीएचडी करके एक छोटे से कॉलेज में प्रिंसिपल हूँ, और वो जीएम है टोरेंट में। तो स्लो विन द रेस, यदि आप मेहनत करते हैं, एथिकली काम करते हैं, तो वो आप पा सकते हैं, बट आपको समय चाहिए और अपनी नॉलेज को पूरी तरह से परखना चाहिए। ये मेरी सोच है। निश्चित रूप से सर, बहुत बड़ी बातें कही आपने। धैर्य और निरंतरता बहुत आपकी कार्यकुशलता और सफलता को एक दिन निश्चित ही सफलता की ऊंचाइयों तक लेके जाती है। और मैं आशा करूंगा कि आपके द्वारा कही गए एक एक बात आज जो हमारे दर्शक हैं, जो हमारे नए शिक्षक हैं, जो हमारे विद्यार्थी हैं, वो इसको एक एक बात को आपको फॉलो करेंगे, ताकि उनको सही मायने में एक बेहतर शिक्षक, बेहतर विद्यार्थी, बेहतर रिसर्चर बनने में मदद मिल सके। सर, आपने बहुत सारे बच्चों को गाइड किया है पीएचडी में, एम.फॉर्म लेवल पर और रिसर्च लेवल पर। बहुत स्वर्णिम एक आपका कार्यकाल रहा है सर। आपका स्वभाव भी एक बहुत ही व्यवहारिकता में देखा जाए तो लोगों को सहयोग करने वाला है, प्रेम देने वाला है। सर, इस पूरी सफलता को आप अपने किस रूप में देखते हैं, और जो आज आपका एक सफल यात्रा रहा है फार्मेसी में, उसमें आप किन किन लोगों को धन्यवाद देना चाहेंगे इस मंच से? तो प्लीज़ सर बताएं। देखिए, मेरी जर्नी जो रही है प्रोफेशन की मैं बताऊं तो मैंने अपनी लाइफ में एम.फॉर्म करने के बाद जब सबसे पहला कॉलेज गांधीनगर में केबीआई पर ज्वाइन किया, तो मेरे मेंटर थे प्रोफेसर डॉक्टर एन.एस. परमार, और उसके पहले प्रोफेसर डॉक्टर वी.के. दीक्षित जी हमारे गाइड रहे हैं। और उनके मार्गदर्शन में हमने सबसे पहले सोचा है कि अपने आप को बिल्कुल सिंपल रखना है। मैं अपने गाइड को मैं तो देखता हूँ कि वही सिंपल चप्पल पहन के, कुर्ता पहन के चले आना, और आज मैं उनका फिगर अभी भी उसी फेस में देखता हूँ, और बिल्कुल सिंपल रहना और बच्चों के साथ बहुत अच्छी तरह से बात करना। तो मैंने उनसे सीखा कि ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी डॉक्टर ए.सी. राणा से सीखा, और अपने काम के लिए पूरी तरह से कर्मयोगी रहना, बना रहना डॉक्टर एन.एस. परमार से मैंने सीखा। और उसके करते करते मैं जब वहाँ से आया तो मैंने बीबीडी ज्वाइन किया, बाबू बनारसी दास 2001 में ज्वाइन किया, और उस समय मैं पीएचडी कर रहा था। तो मैंने अपनी CDRI में जब पीएचडी रजिस्टर की तो शाम 5 बजे तक मैं वहाँ काम करता था कॉलेज में, और उसके बाद 7 बजे घर में खाना ना खा के 8 बजे रात में CDRI जाता था, और रात को 1 बजे तक काम करता था, फिर सुबह अपना कॉलेज, क्योंकि इतनी छुट्टियाँ नहीं मिल सकती थी प्राइवेट कॉलेज में, और उस समय रिसर्च की फैसिलिटी बाबू बनारसी दास में नहीं थी। तो उस दौरान मैंने ये सीखा कि आप यदि मेहनत करते हैं, और हमारी गाइड उस समय डॉक्टर सुभनी सराफ मैडम थी, उन्होंने बताया कि देखो अभी आपको काम करना है तो चिन्हट से आपको CDRI तक जाना है, लेकिन समय का आपको समय रखना है और कॉलेज में आके पढ़ाना है, क्योंकि उस समय UPTU का पहला बैच था, तो हमारे पास लोड बहुत ज़्यादा था। लेकिन वो उनका सिखाना और हमारे मेंटर्स जितने लोग गाइड थे, उन्होंने बताया कि आप यदि ऑनेस्टली मेहनत करते हैं, काम करते हैं, तो वो आपको बाद में फ्रूटफुल होगा। और आज मैं जिस
छोटी सी जगह पे हूँ, जिस पोजीशन पे हूँ, ये केवल उन्हीं लोगों की गाइडेंस से है, हमारे साथ के सहपाठी उन लोगों का है जिन्होंने हमेशा मार्गदर्शन किया उन्होंने, और हमारे बच्चे जिन्होंने हमसे पढ़कर आगे बढ़े, ये उनके आशीर्वाद से भी है, उनके विशेष से भी है जिन्होंने हमको ये बताया। और हमने अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी बच्चे से एक छोटा सा जिसको बोलते हैं ना गिफ्ट या बोलें आप, कभी काम नहीं, मैंने अभी किसी भी बच्चे को आज तक अपनी लेटर पोस्ट करने के लिए नहीं दिया। मैं ये कभी नहीं सोचता हूँ कि ये बच्चा हमारे लिए काम करेगा, मैं ये सोचता हूँ कि वो केवल पढ़ने के लिए आया है, उसके पिता क्या करते हैं, उसके पिता के क्या रिलेटिव्स हैं या उसके कहाँ पे क्या रोल हैं, वो मेरी सोच में नहीं आता है। आई नेवर इंक्लूड मनी इन द पार्ट ऑफ टीचिंग, और मैंने ये ऑनेस्टली काम किया है। और जो भी इसको लोग समझते हैं कि मेरी शालीनता है या मेरी कमजोरी है या मेरी उपलब्धि है, मैं इसको समझता हूँ कि ये हमारा नेचर है, सबका अलग अलग नेचर होता है, सबको काम करने पर। मैं जब इलाहाबाद में आया तो एग्रीकल्चर डीम्ड यूनिवर्सिटी में हेड डिपार्टमेंट बना, तो मेरे अंडर में आपके जो उदय जी हैं, डॉक्टर उदय, वो B.Pharm स्टूडेंट थे, अमिताभ जी हमारे स्टूडेंट रहे हैं, और आपके लखनऊ में डॉक्टर नीरज जी मेरी स्टूडेंट रही हैं। और इन लोगों को मैंने हमेशा ये बताया कि बेटा ईमानदारी से काम करो, अच्छा काम करोगे तो आपके लिए आज उन्नति का दिन आएगा, और वो आया उनके साथ, और उनके साथ ये भी अच्छा हुआ। तो मैं ये सोचता हूँ कि ऑनेस्टी और पंक्चुअलिटी और अपने काम के लिए निरंतरता करते रहने से आपको हमेशा उपलब्धि मिलेगी। द डे विल कम वन डे। निश्चित ही सर, आपने बहुत ही खूबसूरती से क्रेडिट लेने के बजाय दूसरों को ही इसका क्रेडिट दे दिया। ये सच में आपकी वो महानता है जिसके हम सभी भक्त हैं, और हम आपसे बहुत कुछ सीखते भी हैं सर। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न एक सर मैं आपसे और पूछना चाहूँगा कि एक कॉलेज के स्तर पर इतनी व्यस्तताएं रहती हैं, इतनी जिम्मेदारियां रहती हैं, उसके बाद टेक्निकल बोर्ड्स हैं उसके स्तर पर, फिर टेक्निकल स्टडीज़ के जो बोर्ड्स हैं उसके स्तर पर, या जो अलग अलग जो आपके प्रशासनिक और भी मंच हैं उनसे आप जुड़े हुए, तो आप सर इतनी व्यस्तताओं के बाद ये पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे मैनेज करते हो, कैसे अपने स्ट्रेस को कम करते हो, या आप उस उम्र के लोगों को आप क्या सलाह देना चाहोगे जो आज इस तरह के स्ट्रेस भरे दबाव भरे काम में डूबे रहते हैं, तो कैसे मेंटेन करें खुद को वो लोग? अमित जी, इस जर्नी में मैंने एक चीज़ हमेशा सीखी कि आपको बीइंग ए प्रोफेशन, आपको एक अध्यापक का रोल सबसे पहले करना है। आप किसी भी उपलब्धि में पहुंच जाएं तो अपने सब्जेक्ट से और अपने टीचिंग प्रोफेशन से हमेशा जुड़े रहें। आपको यदि आधे घंटे भी समय मिलता है और 1 घंटे भी समय मिलता है तो आप उसमें टीचिंग को ज़रूर इंक्लूड करिए। मेरे इस पिछले 25 साल के करियर में जब भी मैं टीचिंग में रहा हूं तो मैंने कोई ना एक सब्जेक्ट को पढ़ाया है। मैं आज भी डिप्लोमा या B.Pharm को पढ़ाता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ M.Pharm फार्माकोग्नोसी इस साल से जुड़ा है, तो मैं अभी M.Pharm को नहीं पढ़ाता हूं, लेकिन मैंने डिप्लोमा और B.Pharm को हमेशा पढ़ाया। और जब भी मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट लेता हूं तो 4 घंटे लैब में बैठता हूं, उस समय मेरी सारी मीटिंग, सारे प्रोफेशन बंद हो जाते हैं। तो टीचिंग प्रोफेशन में आपको ध्यान जरूर रखना है, और आप कितने भी बिजी हों, लेकिन यदि आप आधे घंटे किसी बच्चे के साथ बैठ जाते हैं तो उस बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इस कॉलेज का डायरेक्टर, इस कॉलेज का प्रिंसिपल आपको समय दे रहा है। यदि आपके अंडर में M.Pharm कोई कर रहा है, उस बच्चे को यदि समय नहीं देते, खाली आपका नाम चल रहा है, आई थिंक दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो आज भी मैं अपने अंडर में केवल 1 या 2 बच्चों को लेता हूँ और उनसे जितना इंटरेक्ट करता हूँ उनसे बात करता हूँ, समय न मिलने पे बात करता हूँ। और यही मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशन के साथ साथ आप किसी डिपार्टमेंट या किसी कॉलेज के हेड हैं तो वो आपको स्ट्रेस कम करता है यदि आप अपना ध्यान टीचिंग पे रखते हैं। और टीचिंग को यदि आप 0 आवर में पढ़ा लेते हैं या फिर लास्ट आवर में पढ़ा लेते हैं, लेकिन यदि टीचिंग में रहते हैं तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन होता है, वही आपका स्ट्रेस फ्री हो जाता है। बाकी स्ट्रेस तो ज़िंदगी में हमेशा रहने वाले हैं, उसका और कोई समाधान नहीं है, जो मेरी सोच है। नहीं सर, निश्चित रूप से अभी जैसा कि आपने भी देखा सर कि आज के समय में इतना मैनेजमेंट लेवल का लोड हो गया है कि एक टीचर जो प्रिंसिपल बनते हैं या डायरेक्टर बनते हैं वो कहीं ना कहीं फाइलों, पेपरों, बोर्ड यहाँ वहाँ में ही व्यस्त हो जाते हैं, वो और देखिए, क्लासेस रेगुलर नहीं कर पाते। एक गुरु होने का जो धर्म था कि उनको क्लास करना चाहिए, बच्चों को पढ़ाना चाहिए, वो कहीं ना कहीं छूटता जा रहा है। नहीं, ये बहुत ज़रूरी है कि देखिए प्रोफेशन में आपको वो काम भी। जी धन्यवाद सर, आपने इतना महत्वपूर्ण अपनी बातें रखी लोगों के लिए। इसी क्रम में सर एक बहुत महत्वपूर्ण एक और विषय मैं उठाना चाहूँगा आपके समक्ष कि सर आज के समय में तमाम सारी प्रशासनिक जो जिम्मेदारियाँ बढ़ गई है, कॉलेज स्तर पे जो टीचर्स हैं हमारे, जो प्रिंसिपल डायरेक्टर लेवल पे बैठे हैं कॉलेज चलाने के लिए, उनके ऊपर भी पेपर, फाइल और बोर्ड्स
के पीछे कई बार ऐसा देखा जाता है कि अपनी व्यस्तताओं में वो क्लास लेना छोड़ देते हैं या क्लास नहीं ले पाते हैं। तो सर ऐसे लोगों के लिए सर आप थोड़ा सा मार्गदर्शन करें कि कैसे उनको सब चीज़ें मेंटेन करनी चाहिए। देखिए, मेरी ये जो सोच है कि हर जो भी प्रोफेशनली हम लोग किसी भी पद पे रहें, चाहे हम टीचिंग में प्रधानाचार्य हो जाएं या प्रिंसिपल हो जाएं या डायरेक्टर हो जाएं या एसोसिएट प्रोफेसर हो जाएं, बट बेसिकली वी आर अ टीचर। तो हर टीचर को ये ज़रूर रखना चाहिए कि अपने सब्जेक्ट से जुड़ा रहे और अपनी टीचिंग एबिलिटी को बढ़ाता रहे और टीचिंग को ना छोड़े। क्योंकि देखिए, यदि आपने टीचिंग छोड़ दिया, सब्जेक्ट छोड़ दिया, तो इस तरह से कहा सकता है आपने ज़मीन छोड़ दी, और ज़मीन छोड़ के कभी भी कोई ग्रोथ नहीं हो सकती। ये हमारी सोच है, और मैं अपने 25 साल के इस करियर में जब भी जहाँ भी रहा हूँ, मैंने अपने सब्जेक्ट को या अपने किसी भी पार्ट को पढ़ के या पढ़ाने के लिए हमेशा काम किया है। मैं अभी भी डिप्लोमा में या बी.कॉम में कोई एक सब्जेक्ट ले लेता हूँ। कई बार व्यस्तता के कारण से मैं पूरे सब्जेक्ट को, कोर्स को नहीं करा पाता हूँ, लेकिन मैं अपने साथ में टीचरों को लेकर उनका सिलेबस कंप्लीट कराता हूँ। इस ऑनलाइन मीडिया में भी मैंने बहुत सारे प्रैक्टिकल डिज़ाइन करके और ऑनलाइन प्रैक्टिकल डिज़ाइन किए और उनको शूट किया और उनको उसके बाद उनको प्रैक्टिकल कराया, और करीब 10 प्रैक्टिकल मैंने कराए ऑनलाइन मीडिया में, डिप्लोमा में भी और बी.कॉम में भी। और इस तरह से यदि आप टीचिंग के साथ रहते हैं और बाकी अपने लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, प्रैक्टिकल के साथ बच्चों को इंटरेक्ट करते हैं, तो मुझे लगता है कि ड्यूरिंग इंटरेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स आपका स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। जितने लोगों से आप जितने मिलेंगे, जितने इंटरेक्ट करेंगे, उतना ही स्ट्रेस आपका डाइल्यूट होगा। लेकिन आप एक बंद कमरे में रहेंगे, केवल मीटिंग करेंगे और बहुत रिस्ट्रिक्टेड लोगों से मिलेंगे, तो आपका स्ट्रेस बढ़ेगा। तो मेरी ये सोच है कि जितना भी आप चाहें बच्चों से मिलें, अपने टीचरों से मिलें, इंटरेक्शन करें, न्यू इनोवेशन के बारे में सोचें, साइंटिफिक रिसर्च के बारे में सोचें, पब्लिकेशन के बारे में सोचें, लेकिन उसमें ज़रूर अपनी टीचिंग को इन्वॉल्व करें। और इस तरह से आप चाहे गाइड हों, चाहे आप बोर्ड ऑफ स्टडीज़ में हों, किसी भी स्टेट में हों, लेकिन आप रेगुलरली इंटरेक्शन करेंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा और आपकी टीचिंग के साथ जुड़ाव रहेगा, और यही जुड़ावपन आपको आगे ले जाएगा, और ये बहुत ज़रूरी है लाइफ में। निश्चित ही सर, बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि जितने प्रकार के हम अपने सामने में रास्ते रखेंगे, जितने प्रकार के हमारे सामने में पथ होंगे, उतने ही अलग अलग प्रकार के हमें जीवन में आनंद आएंगे और हम एक कहीं भी फ्रस्ट्रेशन जैसी स्थिति नहीं रहेगी और हम अलग अलग प्रकार के काम उससे कर सकते हैं। सीखने को बहुत मिला हमको। देखिए, हम लोग ज़माने में कभी भी इंटरनेट मीडिया से और इससे सॉफ्ट कॉपी से नहीं पढ़े थे, ना पढ़ाए थे, ना कभी हमने पढ़ाया था। हमने देखा कि यूट्यूब वीडियो कैसे बनाए जाते हैं, यूट्यूब में प्रैक्टिकल कैसे डिज़ाइन किए जाते हैं, उससे सीखा, उससे कराया, और उससे हम लोग सक्सेसफुली बच्चों को प्रैक्टिकल कराने का क्षमता पाई। और इससे हमने अपने टीचरों को भी बोला कि आप भी अपने अपने सब्जेक्ट के यूट्यूब वीडियो से डाउनलोड करिए और सीखिए और बनाइए, उसको मॉडिफाइड करिए। और मेरे बहुत सारे छात्रों ने इसमें समर्थन दिया और कहा कि सर आप कर सकते हैं, और हमने भी किया, और बहुत अच्छा अनुभव रहा कि हमने बहुत कुछ सीखा इससे। और बच्चों को इस पैंडेमिक सीजन में हमने कम से कम 8 से 10 प्रैक्टिकल कराए उस पर्टिकुलरली फार्माकोग्नोसिस सब्जेक्ट में, जिसमें जनरली प्रैक्टिकल लोग केवल लैब में करा पाते हैं। तो ये हमारे लिए भी एक अच्छी उपलब्धि रही और बच्चों के लिए भी अच्छा रहा, और इससे हमारा खुद का भी एक लगाव रहा और हमने सीखा, और हमारा स्ट्रेस इसी से कारण से कम हुआ, जो मैं सोचता हूँ। जी जी जी, निश्चित रूप से सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी आपने ऑनलाइन एजुकेशन की बात की थी, जो वर्तमान में कोरोना काल में सर चल रहा है, जो कि एकमात्र माध्यम बन करके लोगों के समक्ष आया। लेकिन सर मैं यहाँ पे एक आपसे जानकारी लेना चाहूँगा कि ऑनलाइन शिक्षा का माध्यम हो, ऑनलाइन परीक्षा का माध्यम हो, ऑनलाइन पठन पाठन का माध्यम हो, आज 2 वर्ष जो कोरोना का बीता है, कोरोना काल का जो बीता है, इसमें आप कितने संतुष्ट हैं और इसको बच्चों के भविष्य को देखते हुए आप कितने संतुष्ट हैं और कितने दुखी हैं और कितने खुश हैं? देखिए, जो ये कोरोना पैंडेमिक के कारण से हम लोग ऑनलाइन मीडिया में आए, ये बहुत ज़रूरी था कि हम लोगों को, बच्चों को क्राउड में एक साथ कॉलेज आने के लिए रोकना ज़रूरी था, हमको डिस्टेंस फॉलो करना था, और इस पैंडेमिक से लोगों को, परिवार को बचाना भी था। तो उसके कारण से ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन उसके साथ साथ हमको ऑनलाइन मीडिया को कैसे अडॉप्ट करना है, ये भी जानना था, और इसके लिए हमें अपने शिक्षकों को ट्रेन करना था। और हम लोगों ने कुछ जगहों पे किया, लेकिन कुछ जगहों पे ट्रेनिंग नहीं हुई, और इस कारण से बहुत सारे लोगों ने टीचिंग छोड़ दी या टीचिंग कराना छोड़ दिया या करना छोड़ दिया। तो मेरी ये सोच है कि ऑनलाइन मीडिया अच्छा है सीखने के लिए भी, जैसे हम आज रिसर्च करते हैं या
लिटरेचर रिव्यू करते हैं तो गूगल से करते हैं, वो गूगल सर्च या बहुत सारे सर्च इंजन से जाते हैं। हमारे ज़माने में ये सब चीज़ नहीं थी, हम लोग बैठ के किताबें देखते थे और लाइब्रेरी में बैठते थे, CDRI की लाइब्रेरी हो या CMAP की लाइब्रेरी हो। लेकिन यदि ये अच्छा है तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसमें भी एक एथिकल रोल होना चाहिए, ऑनेस्टी होनी चाहिए। लेकिन थोड़ा सा इसमें जो एक डिमेरिट है वो ये है कि बच्चों की राइटिंग हैबिट कम होती जा रही है। तो हमें ऑनलाइन मीडिया को प्रमोट करना चाहिए, लेकिन उसमें कुछ एक मॉडिफिकेशन ये हो कि बच्चे को लिखने की सभ्यता भी और लिखने की आदत भी हो। तो हमने जितने भी अब यहाँ पे अपने कॉलेज में एग्ज़ाम लिए, उसमें केवल ऐसा नहीं कि बस ओरली पूछ दिया या बता दिया, हमने उनको क्वेश्चन दिए और उसको बोला कि इसको 5 पेज लिखो और उसको भेजो, चाहे वो किताब से बैठ के लिखे या सोच के लिखे, एटलीस्ट उसकी लिखने की हैबिट बनी रहे। तो ऑनलाइन मीडिया में जो भी काम हो उसमें ये मॉडिफिकेशन ज़रूर हो कि उसकी लिखने की हैबिट बने, उसकी पढ़ने की हैबिट बने, किताबें लाइब्रेरी में हो या ई लाइब्रेरी से हो, उसको पढ़ने की हैबिट बने और उसके क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जिससे कि उसको पढ़ने की ज़रूरत समझे बच्चा। और इसमें टीचर को भी सीखना है कि टीचर को अपने लेक्चर्स को ऐसे बनाने हैं जिससे कि बच्चे को एक अच्छा विज़न मिले, पढ़ने को समझ में आए और उसको ऐसा समझाया जाए जिससे कि वो पढ़ सके और उससे उसका नॉलेज बढ़ सके। केवल कोर्स कंप्लीट करना ही हमारा ध्येय नहीं है। हमारे ध्येय में ये ज़रूर होना चाहिए कि हमें बच्चे की नॉलेज को इम्प्रूवमेंट करना है और उससे उसका प्रैक्टिकल नॉलेज भी बढ़ाना है। जैसे बहुत सारे ऐसे फार्मास्यूटिक्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जिसमें कि हम केवल थ्योरेटिकल पढ़ा देते हैं, लेकिन यदि हम उसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में समझाएं, कुछ ऐसे यूट्यूब वीडियोस लाएं और उसमें हम प्रैक्टिकल समझाएं कि कैसे पंच होता है, कैसे डाई होता है, कैसे उसको जाके हम टैबलेट बनाते हैं, ये सारी चीज़ें यदि हम दिखा सकें तो उसकी समझ में बेहतर आएगा ऑनलाइन मीडिया में, जो कि हम ऑफलाइन मीडिया में करा सकते थे। तो ऑनलाइन मीडिया में हम वीडियो के साथ अपने लेक्चर और ई लेक्चर्स बनाते रखें तो ये बहुत अच्छा एडवांसमेंट है और ये अच्छी चीज़ है। लेकिन इसके साथ हमको अपनी ऑनेस्टी और इथिकल रोल हमेशा रखने चाहिए कि हमारा मेन ध्येय हो बच्चे की नॉलेज बढ़ाना, ना कि कोर्स कंप्लीट करना। ये मेरा ध्येय है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज का जो एपिसोड था इसमें आपने बच्चों को भी मार्गदर्शन दिया, आज आपने नए रिसर्चर्स को भी मार्गदर्शन दिया, एक जो बहुत सारे कॉलेजेस खुल रहे हैं उनको भी आपने थोड़ा गाइडेंस करने की कोशिश की। सर, अब अंत में मैं फार्मा लोग के इस मंच से आपसे चाहूँगा कि आप अपने विचार से जो आप एक अपनी तरफ से जो इच्छा चाहते हैं, अपनी इच्छा रखते हैं कि प्रोफेशन को किस प्रकार से एक ऊंचाई दी जाए, उसमें क्या एक योगदान प्रोफेशन के लोग दें, तो आप सर खुले मंच से, खुले रूप से यहाँ से आप बोल सकते हैं। देखिए अमित झा जी, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो आप लोगों ने एक फार्मा मंच का एक तैयारी की और इसके कारण से आप बहुत सारे लोगों से जुड़े और बहुत लोगों के अनुभव लिए। तो हमारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और हम आपको बहुत सा धन्यवाद देते हैं, साधुवाद देते हैं कि आपने हमको भी इस छोटी सी चीज़ों में जोड़ा। तो हम आपके एक मोती के पार्ट हैं जो कि आपने माला रूप में हम लोगों को गोद लिया। लेकिन सीखने को बहुत सारी चीज़ें हैं और करने के बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी भी हमको डेवलपिंग स्टेज में हम अपने आप को समझते हैं। फार्मेसी इज़ अ कोर्स वेयर वी कैन सर्व द नेशन, लेकिन हम कहाँ हैं और पहले हमको जानना है। तो मेरी ये सोच है कि जब तक हम बच्चे को पढ़ाने के हिसाब से, अटेंडिंग कोर्स के हिसाब से नहीं लाएंगे, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जो बन गए हैं नॉन अटेंडिंग कॉलेज, और टीचर्स भी इन चीज़ को प्राथमिकता देखते हैं क्योंकि वहाँ का मैनेजमेंट भी यही चाहता है। मैं ये चीज़ को पहले भी रखना चाह रहा था और मैं इन चीज़ों से बहुत ही नाखुश हूँ क्योंकि नॉन अटेंडिंग चीज़ों से डिग्री मिलती है, नॉलेज नहीं। और यही बच्चे जब आपके मोहल्ले में, आपके परिवार में और आपके समाज में आएंगे तो ये कुछ नहीं करेंगे, अल्टीमेटली आपके लिए ही नुकसान करेंगे। इस समाज का सबसे बड़ा नुकसान तभी होगा जब ये बच्चे प्रोफेशनली कुछ न कुछ करने आएंगे। तो मेरी ये सोच है कि हर टीचर और हर स्टूडेंट ये सोच के आए कि हमें पढ़ के नॉलेज लेके पढ़ना है। और फार्मा मंच इस चीज़ में बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो लोगों के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है, पुराने अनुभवी लोगों के बारे में बात कर रहा है और उनके बारों को लोगों तक, स्टूडेंट तक पहुंचा रहा है। तो मैं बहुत धन्य हूँ उन लोगों के साथ शेयर करके अपने व्यूज़, और आपके साथ बैठकर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि हमारे अनुभव और बाकी लोगों के अनुभव कहीं ना कहीं किसी बच्चे के माइंड में और किसी टीचर के माइंड में ये चीज़ आएगी कि हाँ, यदि हम पढ़ना चाहते हैं तो कुछ लेकर जाएं इस ज़िंदगी में, ना कि केवल डिग्री लेकर जाएं। तो ये जो मेरी सोच है
यही मैं हमेशा अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को देना चाहूँगा कि पढ़कर उपलब्धि लें, ना कि केवल नंबरों के लिए पढ़ें, निश्चित क्योंकि रूप ये से सर, सही नहीं है। निश्चित रूप से आपने बहुत ही बहुमूल्य बात की है। प्रोफेशन को भविष्य में जिंदा रखना, खड़ा रखना भी हम सबकी जिम्मेदारी है, बिल्कुल। और प्रोफेशन है तो हम सभी लोग हैं। वरना सर आपने पीछे देखा ही है कि इंजीनियरिंग का क्या हाल हुआ है। बहुत बुरी अत्यधिक हालत हो गई। प्रोडक्शन, और ऐसे सिर्फ डिग्री के लेवल पे प्रोडक्शन अगर और होते ये हैं, दिन बहुत दूर नहीं जब फार्मेसी का भी यही रोल हो जाएगा, यदि वो इंजीनियरिंग की तरह चलते रहे। बिल्कुल। तो इसलिए सभी की जिम्मेदारी है, चाहे वो मैनेजमेंट लेवल पर हो, चाहे वो टीचिंग लेवल पर हो, चाहे वो प्रोफेशनली कहीं से भी बिलोंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उन सब की जिम्मेदारी है कि प्रोफेशन को बचाने के लिए और प्रोफेशन को आगे बढ़ाने के लिए काम किया जाए, ऐसी एक सोच डेवलप की जाए। बिल्कुल। तो मैं आशा करूंगा कि जो आज हमारे आलोक सर ने आप सभी लोगों को जो एक मार्गदर्शन दिया है, जो अपनी बात रखी है आप सभी के सामने में, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो रिसर्चर हो, चाहे मैनेजमेंट लेवल हो, चाहे शिक्षक हो, आप सभी निश्चित ही इस बात को समझें और थोड़ा गौर करें कि आखिर व्यक्तिगत रूप से हमारा क्या कर्तव्य बनता है। और मैं आप सभी से बहुत जल्द मिलूंगा अपने फार्मा दर्शन के अगले कड़ी में। और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने नमस्कार, बहुत बहुत महत्वपूर्ण नमस्कार। समय दिया, अपना मार्गदर्शन दिया, बहुत बहुत आपका धन्यवाद अनुभव मिला हमें। अमित जी। तो और फार्मालोक की टीम की तरफ से, फार्मालोक आपका और मेरी तरफ से आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। आप सभी अध्यापकों को और सभी फार्मालोक के मंच के जो निर्माता हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने एक प्लेटफॉर्म दिया जिसके कारण से हम सब जुड़ पाए। तो आप एक माला स्वरूप बनाने में जो आप सफल हुए हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है इस फार्मा करियर के लोगों के साथ। धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद।